नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकता दी। पीएम मोदी ने जिन मुद्दों को अपने संबोधन में जगह दी, उन पर विश्व के बड़े देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने इस दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी की। इस दौरान मेजबान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत सभी देशों के वैश्विक नेताओं के साथ पीएम मोदी की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा थी, तो सभी वैश्विक नेताओं की तरफ से पीएम मोदी को बधाइयों का तांता सा लग गया। तो आज की चर्चा इसी पर करेंगे, जुड़ेंगे दो विशेषज्ञ मेहमान भी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद इटली की पहली विदेश यात्रा पर पीएम मोदी के नेतृत्व की वहां मौजूद सभी राष्ट्राध्यक्षों ने प्रशंसा की। एक के बाद एक तमाम राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को बधाइयां दी, जिसके बाद पीएम मोदी ने सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान बातचीत का सिलसिला सिर्फ बधाई तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से जुड़े मामलों पर भी पीएम मोदी ने जो रणनीति तय की, उस पर सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की। फिर चाहे वो हिंद प्रशांत के क्षेत्र का मुद्दा हो या फिर सभी के हितों से जुड़ा AI, ऊर्जा, पर्यावरण का मुद्दा हो। G7 के मेजबान देश इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी की मुलाकात काफी खास रही। उन्होंने भारत को जो प्रमुखता दी, वो तस्वीरों के माध्यम से साफ देखी जा सकती है। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की, जिनमें वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के अंतर्गत समन्वय पर ध्यान देने के साथ ही ऊर्जा पारागमन में सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर का स्वागत किया गया। यह स्वच्छ और हरित ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए 2025 से लेकर 2027 के लिए सहयोग के नए कार्यकारी कार्यक्रम पर भी प्रसन्नता जताई। पीएम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करने वालों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शामिल रहे। इन सभी मुलाकातों के दौरान वैश्विक पटल पर भारत के उभरते प्रभाव को रेखांकित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया में बढ़ते भारत के प्रभाव के साथ सभी ने जुड़ने की इच्छा जाहिर की। पीएम ने भी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में कहा था कि प्रौद्योगिकी को सफल बनाने के लिए उसे मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ तैयार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में भारत की सफलता का उल्लेख किया। दुनिया में इस समय जो उथल पुथल चल रही है, इन सारे हालातों में केवल एक ही देश है भारत, जो अगले 5 वर्षों के लिए स्टेबल दिखता है पॉलिटिकली और स्टेबल दिखता है इकोनॉमिक ग्रोथ से। बाकी जितने G7 के देश हैं, वहां पे बाइडन हो गए, ऋषि सुनक हो गए, मैक्रोन हो गए, श्लॉस हो गए, इन सब की अपने देश के अंदर ही अपनी हालत खस्ता है। ऐसे में भारत एक स्टेबल पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एरिया है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की, सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ है। प्रधानमंत्री ने भारत में ऊर्जा परिवर्तन संबंधी कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उसका दृष्टिकोण उपलब्धता, पहुंच, किफायत एवं स्वीकार्यता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत साल 2070 तक नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने भारत के मिशन लाइफ का उल्लेख करते हुए वैश्विक समुदाय से विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने और इसे व्यक्तिगत दिलचस्पी एवं वैश्विक जिम्मेदारी के साथ एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। आउटरीच सत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ और विशेष रूप से अफ्रीका की चिंताओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने याद दिलाया
कि यह भारत के लिए सम्मान की बात है कि उसकी अध्यक्षता में G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास रहा और कई मायनों में खास रहा। क्या कुछ इस दौरे के दौरान स्पेशल रहा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर JS मुकुल, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत एम्बेसडर JS मुकुल सर आपका। और साथ में डॉक्टर राजन कुमार, जो कि JNU के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर कुमार। मैं शुरुआत करता हूं एम्बेसडर JS मुकुल आपके साथ। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो तमाम वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक केमिस्ट्री जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी हो या विश्व के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं बड़े देशों की, उनके साथ जो उनकी केमिस्ट्री देखने को मिली वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब कभी हमारा सम्मान होता है तो वह हमारा सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री जी का स्टेटस, स्टैचर और अभी तीसरी बार जैसे आपने बताया इलेक्शन में विक्ट्री के बाद ये उनका पहला विदेश दौरा था और बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि ये G7 समिट के साथ था और ये G7 का भी बहुत महत्वपूर्ण समिट है क्योंकि ये उनका 50वां समिट है। G7 को बने हुए 50 साल पूरे हुए हैं, उनकी 50th एनिवर्सरी का समिट है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिट था, ये सहयोग था कि प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा और G7 का 50वां समिट और उसके समिट के आउटरीच सेशन में जो पार्टिसिपेट किया। अब इसकी इम्पोर्टेंस दो लेवल पे होती है। पहले तो समिट में ही पार्टिसिपेट करना और उसमें सारे मुद्दे रखना, उस पर हम आएंगे। और दूसरा जो आपने कहा, जो उसके साथ में जो साइडलाइंस पे जो मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी मीटिंग, जो भी वक्त मिलता है उसका ऑप्टिमल यूज करते हुए, शेड्यूलिंग और लॉजिस्टिक्स देखते हुए प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी बायलैटरल या द्विपक्षीय मीटिंग्स हुई जो आपने अभी दिखाया। और उसमें जो चर्चा हुई और उसमें जो पर्सनल स्टैंडिंग, स्टेचर, कैरिस्मा है वो एक खास भूमिका निभाता है क्योंकि वो सारे नेताओं को जानते हैं और वो सभी से वाकिफ हैं और इसका बहुत लाभ मिलता है। मैं उन मुद्दों पर भी आऊंगा जिन मुद्दों को प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता के साथ वहां उठाया और उनको व्यापक समर्थन मिला, उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजन कुमार से भी मैं पहले भारत के सॉफ्ट पावर पर थोड़ी सी चर्चा, उसके बाद उन मुद्दों पर आऊंगा। डॉक्टर कुमार, जिस तरह से नमस्ते की काफी चर्चा रही इस बार भी इटली में, जिस तरह इटली की प्रधानमंत्री ने न सिर्फ PM मोदी बल्कि तमाम बड़े नेताओं का हाथ जोड़कर नमस्ते करके स्वागत किया जियोर्जिया मेलोनी ने, ये भारत का सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं उसके मामले में काफी मजबूत झलक दिखाई पड़ी इटली के पुलिया में। निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि आज के समय में भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें या सांस्कृतिक एक तरीके से। तो आप जानते हैं कि भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, बहुत पुरानी हमारी संस्कृति है और इसको पूरा विश्व रिकॉग्नाइज करता है और इसमें जो अच्छे बिंदु हैं उस पर वो काम भी करता है। तो उसी का एक सिलसिला था कि कोविड के बाद से नमस्ते, जो हमारी परंपरा है नमस्ते करने की, तो वो काफी पॉपुलर हो गया है कि विदाउट हैंड टचिंग आप कैसे एक दूसरे को ये नमस्कार करके आप उनके संबोधन करते हैं। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो मैसेज देने की कोशिश हुई है भारत को बुला के या भारत को उसमें शामिल करके, आपने देखा कि भारत को बुलाया गया लेकिन चीन को नहीं बुलाया गया। तो इसका क्या संकेत देने की कोशिश हो रही है? संकेत यह देने की कोशिश हो रही है कि अभी जो डेमोक्रेसीज हैं और जो प्रजातांत्रिक देश हैं उनको साथ खड़े रहने की जरूरत है। और जिस ढंग की शक्तियां उभर रही हैं और जिस ढंग के अलायंसेस उभर रहे हैं,
उसमें प्रजातांत्रिक देशों का साथ में होना जरूरी है। सो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज जो आपने देखा कि भारत को शामिल करके, भारत ही नहीं दूसरे भी देश ग्लोबल साउथ के जो शामिल हुए थे, इसमें ये है अल्जीरिया है, अर्जेंटीना, ब्राजील इत्यादि देश भी हैं। तो इन सारे देशों को शामिल करके एक यह भी मैसेज देने की कोशिश किया कि अभी की जो समस्याएं हैं, चाहे युद्ध की समस्या हो या फूड सप्लाई की हो या यूरोपियन कंट्रीज में एक इमिग्रेशन की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है। तो उसको रोकने के लिए अगर उस पर आप काबू करना चाहते हैं, समस्या का हल करना चाहते हैं, तो आपको जो वैश्विक दक्षिण देश हैं उनको शामिल करना पड़ेगा। और वैश्विक दक्षिण में एक कॉम्पिटिशन है कि चीन भी अपने आप को एक लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करता है, लेकिन जो ग्लोबल जो G7 कंट्रीज हैं वो प्रजातांत्रिक देशों के साथ एक तरह से एक समूह खड़ा करना चाहते हैं, जो कि इन समस्याओं पे अगर चीन नहीं भी शामिल हो तो उसको किस ढंग से टैकल किया जाए। और उस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। अफ्रीका पे डिस्कशन हुआ, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं उस पर आता हूँ, उन सारे मुद्दों पर हम करेंगे बात, बिल्कुल उन मुद्दों पर तो बात करेंगे ही जिन मुद्दों पर कि पीएम के संबोधन को व्यापक समर्थन मिला। आप दोनों के पास मैं लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर उन मुद्दों पर करेंगे चर्चा। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम आज खास चर्चा कर रहे हैं पीएम के सफल इटली दौरे पर। हमारे साथ दोनों हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सीधे एम्बेसडर मुकुल, JS मुकुल जी के पास चलता हूं। JS मुकुल सर, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट जो यहां पर हुई थी, उस दौरान ग्लोबल साउथ को एक बहुत मजबूत आवाज दी थी। वैसे तो वो सभी मंचों से देते रहते हैं, लेकिन यहां पर भी दी थी। और अब इस G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन से लेकर तमाम कार्यक्रमों में ग्लोबल साउथ को एक और बहुत ही मजबूत आवाज दी है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, G20 में हमारा ग्लोबल साउथ को लेके हमने 2 ग्लोबल साउथ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए थे प्रधानमंत्री जी ने, तो उसी का उन्होंने संदेश आगे दिया। और ये बहुत अप्रोप्रिएट भी था क्योंकि एक थीम इस आउटरीच सेशन का अफ्रीका था, तो उससे मिला के प्रधानमंत्री जी ने इसको बताया कि कैसे हम पहले तो डेवलपमेंट इंडिया में हम चाहते हैं कि विकसित भारत बने 2047 तक, और उससे कि कोई भी हमारा वर्ग पीछे ना रह जाए इस भारत की डेवलपमेंट जर्नी से। और फिर उसमें उन्होंने उसको लिंक करके बताया कि ये जो ग्लोबल साउथ का हमारा मैसेज है, ये आजकल ग्लोबल साउथ को सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दे आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ द डिफिकल्टीज। और उससे उन्होंने कहा उसमें हमारी अफ्रीका के लिए भी प्राथमिकता है, क्योंकि जैसे आपने बताया G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन को पूरी मेंबरशिप भी दिलाई थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट संदेश था प्रधानमंत्री जी का, डेवलपमेंट, ग्लोबल साउथ, अफ्रीका को लेके, और यही उन्होंने अपनी बात रखी और ये भी कहा कि हम अफ्रीका के साथ खड़े हैं, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और यही हम उनको सहायता करते रहेंगे आगे। ठीक है, मैं इस पहलू पर आपसे और थोड़ा आगे बढ़कर चर्चा करूंगा। उससे पहले डॉक्टर राजन कुमार, जो प्रधानमंत्री के संबोधन का जिसे कहते हैं कि कुछ फोकस पॉइंट्स जो इस बार रहा,
हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो मुद्दा है इंडो पैसिफिक का, वो तो हम जानते ही हैं कि वो रहा। साथ में AI, ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, इन चीजों को लेकर अब ऐसा लगता है कि दुनिया के ऐसे मजबूत मंच पर भारत एक नेता के तौर पर, एक अगुवा के तौर पर मजबूती से अपनी बात को रखता है, जिसे कि व्यापक स्वीकृति मिलती है, और वो इस सम्मेलन में भी दिखाई पड़ी। देखिए, मेरे हिसाब से लालचंद जी, देखिए ये होना तो यह चाहिए कि भारत को G7 का मेंबर होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पश्चिमी देश अगर चाहते हैं कि सच में वो जो वैश्विक समस्या है उसको अगर आपको टैकल करना है, तो आज के समय में चाहे वो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर G7 जैसा ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप भारत की तुलना कनाडा से आप नहीं कर सकते। भारत की तुलना इटली भी इतने छोटे देश आर्थिक तौर पे या फिर पॉपुलेशन तौर पे, तो भारत का इन सारे समूहों में एक तरह से और भी भागीदारी की जरूरत है, और भारत उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने जिन बातों पे चर्चा की, जिन पे जोर दिया, उसमें उन्होंने पहला तो यह बताया कि जिस ढंग से हमारे इलेक्शंस हुए हैं, ये जो प्रजातंत्र है, ये पूरे विश्व के लिए एक तरह से मैसेज है कि किस ढंग से हम मजबूती से एक प्रजातांत्रिक देश हैं। दूसरा, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली AI को लेकर, जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे, कि जो टेक्नोलॉजी है उस पर किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। इसी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। यानी कि कहने का प्रयास यह था कि पश्चिमी देश कई बार टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहते हैं। हमने कोविड में भी देखा कि बहुत सारे देश नहीं शेयर करना चाह रहे थे, जबकि भारत ने अपनी जो वैक्सीन मैत्री के माध्यम से बहुत देशों को फायदा पहुंचाया। तो लेकिन अगर टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चेंज का इशू नहीं टैकल किया जा सकता, और दूसरे जो इशू है एग्रीकल्चर का, वह भी नहीं टैकल। तो प्रधानमंत्री ने यह भी महत्वपूर्ण मैसेज दिया। उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने जिन बातों, क्लाइमेट चेंज हम जानते हैं कि जो सोलर एनर्जी इत्यादि इशू को लेकर प्रधानमंत्री बहुत ही पैशनेटली इस इशू पे खुद इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। तो उसमें एक क्लाइमेट चेंज में हमने कमिट भी किया है कि 0 एमिशन 2070 तक, और उस पर हम आगे भी काम कर रहे हैं। और अगर भारत काम करता है तो यह मान के चलें कि इसका असर जो वैश्विक दक्षिण के देश हैं उस पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो ये सारे देश हैं वो भारत से अपने आप को काफी करीब देखते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से, या जो हमारा कल्चर सिविलाइजेशन है उस हिसाब से। तो इस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री का वहां शामिल होना 2-3 एक मैसेज देने की वाली बात थी। एक तो कि हम प्रजातंत्र हैं उसकी, और दूसरा भारत जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है जो भी वैश्विक समस्या है उस पे। और यूक्रेन के साथ जो जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री की जो बात थी, उन्होंने उसमें इस बात को भी दोहराई जो कि प्रधानमंत्री पहले भी कर चुके हैं, कि नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी ही तरीका है जिसके माध्यम से आप जो युद्ध है उसको ऐसे विवादों का समाधान हो। बिल्कुल, मैं आप दोनों के पास आकर के और तमाम जो और इम्पोर्टेंट पहलू हैं, जो खास पहलू हैं, जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, उसको समझने की कोशिश करूंगा। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक के बाद लौटकर तुरंत फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं पीएम के सफल इटली दौरे पर। हमारे साथ एम्बेसडर JS मुकुल और डॉक्टर राजन कुमार जी जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर JS मुकुल जी, जो बात जहां पर हमारी छूटी थी कि ग्लोबल साउथ को मजबूत आवाज आज भारत बेशक दे रहा है, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और जो बात डॉक्टर राजन कुमार कह रहे हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे,
तो ऐसे में जो बात राजन जी उठा रहे थे, उस चीज को अगर मानसिकता को डिकोड करने की कोशिश करें तो क्या इस बात को लेकर चर्चा चल रही होगी कि भारत को ऐसे संगठनों में स्थान अब दिया जाना चाहिए? नहीं, मेरा मानना यह है कि G7 एक डेवलप्ड कंट्री ग्रुपिंग है। ठीक है। G7 ने ही शुरुआत G20 की जब एक से ये क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस उनसे नहीं हैंडल हो पाए तो उन्होंने G20 का प्रपोजल रखा और G20 बना। तो G20 में उन्होंने बाकी सारे बड़े देशों को, भारत इंक्लूडेड, उनको शामिल किया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि G20 बनने के बाद G7 की महत्ता कम हो गई है, क्योंकि वो सारे कंट्रीज G20 में तो वैसे ही मौजूद हैं। और G20 उन्हीं ने ये स्वीकार कर लिया है कि अकेले वो G7 कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप इस आउटरीच सेशन को देखें जहां उन्होंने 12 डेवलपिंग कंट्रीज को बुलाया था, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, ट्यूनीसिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, मॉरिटानिया AU को रिप्रेजेंट करते हुए, और ऑफ कोर्स इंडिया, तुर्की, जॉर्डन और बहुत UAE एटसेट्रा, उन्होंने 12 डेवलपिंग कंट्रीज, एमर्जिंग कंट्रीज को उन्हें बुलाना पड़ा। तो मैं तो ये लेके चलता हूं कि भारत उस G7 में ज्वाइन नहीं अभी कर सकता है, क्योंकि वो तो बाय डेफिनेशन उनके मुद्दे ही अलग हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम जब G20 में आ गए हैं तो हमारे जो बाकी लोग डेवलपिंग वर्ल्ड के 100 से ऊपर G77 नाम के कंट्रीज हैं, जो आपने ग्लोबल साउथ की बात की, वो दे लुक अप टू अस, वो हमारी तरफ देखते हैं कि हम उनके मुद्दे आगे रखेंगे। आई थिंक ये आउटरीच समिट इज अप्रोप्रिएट, क्योंकि मैं G7 अपने मुद्दों पे बात करता हूं। बिल्कुल, हम अगर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें तो ये बात है कि G20 सुपरसेट है और G7 जो है वो सबसेट है। बिल्कुल। मैं डॉक्टर राजन कुमार जी आपके पास आता हूं। एक और उपलब्धि जिसकी कि भारत की उपलब्धि की चर्चा दुनिया भर में है, उसका भी बड़ा मजबूती से जिक्र किया, वो था कि सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी के लिए जो डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भारत ने करके दिखाया है, वो उसकी भी व्यापक स्वीकार्यता हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी मजबूती से इस उपलब्धि को इस मंच पर रखा। जी, प्रधानमंत्री इसी मंच पे नहीं, जितने भी पहले के भी फोरम्स में हैं या उनके जितने विजिट्स में हैं, उसमें हमेशा वो चर्चा करते आए हैं। और यह बात भी सही है कि जिस ढंग से फिनेंशियल इंक्लूजन हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया है, चाहे वो अकाउंट से या जो जिस ढंग से आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, सच तो यह है कि बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें भी इस ढंग का डिजिटल ट्रांसफर जिस अमाउंट में हमारे यहाँ छोटे से छोटे जगहों पे हो रहा है, उस ढंग से प्रयोग कई देशों में नहीं हो रहा है। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और प्रधानमंत्री का मैसेज यही था कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बहुत सारी समस्याओं को, चाहे वो जो एक्सेसिबिलिटी की उन्होंने इस सब की चर्चा भी की कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने वाली जो बात है, इंक्लूसिव बनाने की जो बात है, तो उसके लिए हमने जिस ढंग से अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, उसी ढंग से टेक्नोलॉजी का उपयोग फ्यूचर में भी होना चाहिए। और इसमें जो पश्चिमी देश जो हैं, खासकर G7 कंट्रीज हैं, वो काफी रेस्ट्रिक्टेड होते हैं अपनी टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेके। वो काफी उसमें पेटेंट का इशू होता है, उसमें बहुत सारे इशूज होते हैं, वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो इस पे जोर दिया कि ये सारे देश भी शेयर करने के लिए तैयार हो, ताकि जो हमारी समस्याएं हैं वैश्विक दक्षिण की, अफ्रीका की जो समस्या है, उसको काफी हद तक उसको दूर किया जा सकता है। और ये मैसेज हमारे लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत का जो मॉडल है वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग वाला, वो काफी सक्सेसफुल मॉडल है। और अभी जो नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे काफी परिवर्तन होने वाले हैं। तो उसको किस ढंग से एक तरह से ह्यूमन सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक बनाया जाए, उसकी बात प्रधानमंत्री कर। बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात पर बहुत खास जोर दिया है कि जो प्रौद्योगिकी है वो सफल तभी होगी जब उसे मानव केंद्रित बिल्कुल बनाया जाए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राजन कुमार और एम्बेसडर JS मुकुल, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और जो प्रधानमंत्री का इटली का दौरा है उसको समझने के लिए और हमें मदद करने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जितना सफल हो सकता है,
लगभग सभी तरह से सफल उनकी ये यात्रा रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर पर्सनल केमिस्ट्री हो, प्रधानमंत्री मोदी ने जो भारत की प्राथमिकताएं हैं, भारत के मुद्दे हैं, उसको बहुत ही मजबूती के साथ रखा है। आज की इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।